गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विदेश नीति का जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम अपने चैप्टर को आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने विदेश नीति के अनेक घटक पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था गुटनिरपेक्ष नीति। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने के कारण क्या थे। तो सबसे पहले हम एक रिवीजन करते हुए बात बोलें कि गुटनिरपेक्ष नीति क्या थी। इसका मतलब ये था कि अपने आप को किसी एक गुट में ना ऐड करके स्वतंत्र रूप से कार्य करना। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से जब कोई व्यक्ति या कोई देश भी काम करता है तो उसकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ जाती है। गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने का पहला कारण था कि इससे भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भारत ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इस नीति को अपनाया। यदि भारत स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अपना निर्णय देता है तो दोनों गुट उसके विचारों का आदर करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी आएगी, जिससे क्या होगा, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यही कारण था कि हमने अपनी प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। अब हम दूसरे कारण की बात करते हैं, आर्थिक पुनर्निर्माण। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देश का आर्थिक पुनर्निर्माण करना था, क्योंकि 1947 के बाद से जो विदेशी संस्थाएं थीं वो बंद हो गई थीं और भारत के सामने आर्थिक तंगी की समस्या आने वाली थी। तो हमने अपने आर्थिक पुनर्निर्माण को करने के लिए भारत में गुटनिरपेक्ष नीति का स्वागत किया। ठीक है, अतः भारत के लिए किसी गुट का सदस्य ना बनना ही उचित था उस समय, क्योंकि यदि हम वापस से किसी गुट के सदस्य बन जाते तो जो औपनिवेशीकरण की प्रवृत्ति थी वो कहीं ना कहीं हमारे देश में रह जाती। ठीक है, तो ये हमने उचित समझा ताकि सभी देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सके केवल उस समय के लिए। तीसरा हमारा कारण था स्वतंत्र नीति निर्धारण के लिए। भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति इसलिए अपनाई गई ताकि भारत स्वयं की नीति का निर्धारण कर सके। भारत की स्वतंत्रता हजारों वर्षों से देश के बलिदान का ही एक परिणाम थी। इसलिए भारत किसी एक गुट में शामिल होने का अर्थ अपनी मूल्यवान स्वतंत्रता को खोना था, ऐसा माना जाता है। यानी कि उस समय क्या माना जाता था कि अगर भारत फिर से एक गुट का सदस्य बनता है तो ये माना जाएगा कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। क्योंकि आप ये सोचिए कि 1947 से पहले हम किसी न किसी गुट का हिस्सा ही रहे थे, या ये कह लें कि हम किसी अन्य देशों के आधार पर ही अपनी आर्थिक क्रियाएं और सामाजिक क्रियाएं संचालित कर रहे थे। तो फिर से ऐसा ना हो, यानी कि हम अपनी नीतियाँ स्वतंत्र तरीके से बना सकें, इसीलिए हमने गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। चौथा कारण था दोनों गुटों से आर्थिक सहायता। भारत ने गुटनिरपेक्षता का अनुसरण इसीलिए किया था कि दोनों देशों से सहायता मिल सके जो उसके दोनों गुट सदस्य थे। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि भारत को स्वतंत्र रूप से सैनिक शासन स्थापित करने में मदद मिल सके। तो वापस से हम इसके चारों कारण देखते हैं। गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने का पहला कारण था भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाना। दूसरा कारण था आर्थिक पुनर्निर्माण करना। तीसरा कारण था स्वतंत्र नीति निर्धारण करने के लिए और दोनों गुटों में आर्थिक सहायता स्थापित करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध व शिमला समझौता। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था और उसके बाद जो शिमला समझौता हुआ था वो क्या था, देखिए इसमें इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध का मुख्य कारण पूर्वी पाकिस्तान में होने वाली घटनाएं और उनका भारत पर पड़ने वाला प्रभाव था। अब ये घटनाएं कौन सी हो सकती थी? ये घटनाएं सैनिक घटनाएं हो सकती थी, ये आतंकवादी घटनाएं हो सकती थी, या ये राजनीतिक घटनाएं हो सकती थी। तो इनका जो प्रभाव था वो सीधे तौर पर भारत पर पड़ रहा था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, इसमें जनता ने यहया खां की तानाशाही के विरुद्ध स्वतंत्रता का आंदोलन आरंभ कर दिया। कहाँ पर?
पाकिस्तान में। याह्या खान ने आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। भारत ने इस समय पर बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष में उसका साथ दिया। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि आप ये जानते हैं कि भारत ने साथ किसका दिया था। तो भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उनसे डटकर मुकाबला किया और 5 दिसंबर को सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाया कि यह पाकिस्तान के पूर्वी प्रदेश को सहायता दे रहा है, जिसे पाकिस्तान गलत मानता था, जबकि ऐसा नहीं था। अमेरिका ने इस बात के लिए पाकिस्तान का समर्थन किया और सोवियत संघ ने भारत का पक्ष लिया। तो यहाँ पर 2 हिस्से बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है और सोवियत संघ भारत का पक्ष ले रहा है। तब 6 दिसंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में नए बांग्लादेश के निर्माण की सूचना दे दी। ठीक है, एक तरीके से झंझट ही नहीं रहेगा अगर नया बांग्लादेश का निर्माण होगा। इसी कारण उन्होंने क्या किया, 6 दिसंबर को संसद में नए बांग्लादेश के निर्माण पर जानकारी दी। 16 दिसंबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जनरल नेताजी ने आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि सरेंडर कर दिया। 17 दिसंबर को रात्रि के 8 बजे एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा करते हुए इंदिरा गांधी ने याह्या खां को युद्ध संबंधी प्रस्ताव मानने के लिए कहा। तब याह्या खां ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस युद्ध की वजह से भारत का सम्मान और अधिक बढ़ गया। ठीक है, और अमेरिका जो पाकिस्तान का साथ दे रहा था, उसकी जो कूटनीति थी वो किसी काम की नहीं रही। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध किस प्रकार से हुआ और पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने दिया, भारत का जो पक्ष लिया वो सोवियत संघ ने। उसके बाद 6 दिसंबर को इंदिरा गांधी ने क्या किया, नई बांग्लादेश निर्माण की बात की और उसके बाद जो हुआ वो हमने देखा भी। अब बात करते हैं हम शिमला समझौते की। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पाकिस्तान की हार का कोई अनुचित लाभ न मिलने के का कारण तथा दोनों देशों की समस्याओं पर विचार करने के लिए जून 1972 में शिमला में एक शिखर सम्मेलन बुलाया। कब? जून 1972 में। तथा इस सम्मेलन में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिस्सा लिया। 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ, जो शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। किस किस के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। इस सम्मेलन की अगुवाई किसने की? पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो इस समझौते में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो कौन सी थी? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, पहला, दोनों राष्ट्र एक दूसरे के राष्ट्रीय एकता का या क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में सम्मान करेंगे। यानी कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तान हमारे देश की अखंडता और हमारे देश में जो राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, एक देश दूसरे देश के मध्य विरोधी प्रचार भी नहीं करेंगे। हालांकि आज परिस्थिति अलग है, लेकिन ये उस समय की बात हो रही है कि ना तो हम पाकिस्तान के विरोध में कोई प्रदर्शन या दंगे करवा सकते हैं, ना ही पाकिस्तान ऐसा करेगा। यानी कि हमें एक दूसरे के बीच विरोधी भावना उत्पन्न नहीं करनी है। दोनों देशों के बीच अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे शांति प्रस्ताव के आधार पर हल किया जाएगा और तीसरे यानी कि अन्य देशों का सहयोग इसमें नहीं लिया जाएगा। कुल मिलाकर के हम शांति प्रस्ताव के पक्षधर थे, ना कि युद्ध के। इसके बाद दोनों देशों के बीच संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, जल थल हवाई यात्रा को वापस शुरू करने के लिए भी बात की जाएगी। ठीक है, ताकि दोनों देशों के बीच संचार व्यवस्था या डाक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, यात्राएं प्रभावित ना हो। 5वां पॉइंट है शिमला समझौते का कि दोनों देशों के मध्य आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद भी की जाएगी। ये सबसे अच्छी बात थी कि मान लीजिए कभी किसी देश पर तंगी की स्थिति का सामना करना पड़ता है किसी देश को, तो आर्थिक मदद भी की जाएगी।
ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अभी छोटे छोटे 2 टॉपिक किए। पहला ये कि भारत में गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने के क्या कारण थे, और याद रखिएगा कि ये एक बड़ा क्वेश्चन मान करके आप चलें। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गुटनिरपेक्ष नीति क्या थी इसके बारे में पढ़ा था, तो उसी के साथ अपना आंसर आप ऐड करें कि आखिर गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के कारण क्या थे। तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन रेडी होगा। उसके बाद हमने देखा शिमला समझौता क्या था, या आप ये कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं भारत और चीन के बीच संबंध। तो भारत और चीन में पहले गहरी मित्रता हुआ करती थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। चीन और भारत एशिया महाद्वीप के 2 प्रमुख देश। भारत और चीन के परस्पर संबंधों को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका पंचशील सिद्धांत का निर्माण। इसके बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, 29 अप्रैल 1954 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के बीच पंचशील के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 5 बिंदुओं को रखा गया। पहला पॉइंट था आपका अनाक्रमण की नीति, यानी कि पंचशील का सिद्धांत। पहले तो ये बताइए समझौता किस किस के बीच हुआ, भारत और चीन के बीच। इसमें जो 5 बिंदु थे वो शामिल किए गए। पहला, अनाक्रमण की नीति अपनाई जाएगी, यानी कि कोई भी देश किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट कि दोनों देश एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करेंगे। ठीक है, वहाँ पर विरोधी भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। तीसरा था कि दोनों ही देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, घरेलू मामलों में या राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। पहला, अनाक्रमण नीति। दूसरा, एक दूसरे की अखंडता का सम्मान किया जाएगा। तीसरा, एक देश दूसरे देश के आंतरिक या घरेलू मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब इसका चौथा पॉइंट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग से भी टॉपिक है इसका। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब है कि दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के प्रति विरोध की भावनाएं ना रखते हुए अनाक्रमण की नीति अपनाएंगे। ठीक है, दोनों ही देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखा जाएगा। युद्ध करने की नीति नहीं रखी जाएगी, ताकि दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल करके, यानी कि सह अस्तित्व का मतलब क्या है, मिल करके रह सके। 5वां और आखिरी पॉइंट है इसका, सभी देशों के साथ समानता का व्यवहार भी किया जाएगा। चाहे कोई देश विकसित है, चाहे कोई विकासशील है, या कोई अल्पविकसित देशों की श्रेणी में आता है, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच जो हम संबंध वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें हमने पहला टॉपिक क्या किया, पहला पॉइंट था हमारा पंचशील का सिद्धांत। हमने पंचशील का पूरा सिद्धांत कर लिया है। ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब भारत चीन संबंध को आगे बढ़ाते हुए हम उसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, मैक-मोहन रेखा। ये क्या है, तो देखिए, मैक-मोहन रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत और चीन के क्षेत्र की सीमा निश्चित करती है, और आजकल इसी सीमा को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है। ठीक है, यह रेखा 1914 ईस्वी में तिब्बत के प्रतिनिधियों द्वारा भारत चीन के एक सम्मेलन द्वारा निश्चित की गई थी। 1914 में तिब्बत के कुछ प्रतिनिधि थे, उन्होंने एक सम्मेलन में इसे निश्चित किया कि भाई यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है, जिसका नाम क्या रखा गया, मैक-मोहन रेखा। 1956 तक चीन ने कभी भी मैक-मोहन रेखा को स्वीकार करने से मना नहीं किया, लेकिन 1956 के बाद में चीन ने इस सीमा रेखा संबंधी अपनी आपत्ति को प्रकट करना शुरू कर दिया। 1956 तक चीन को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे चीन का जो विस्तार है व्यापार का वो बढ़ने लगा, तो उसे आपत्ति होने लगी, और आज इसी आपत्ति के कारण दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थितियां बन रही हैं। भारत और चीन के संबंधों के हमने 2 पॉइंट किए, पंचशील का सिद्धांत और दूसरा मैक-मोहन रेखा। अब बात करते हैं 1962 का चीनी आक्रमण।
दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की असफल बातचीत के बाद, क्योंकि इससे पहले जो समस्या चल रही थी, चाहे वो क्षेत्रीय विस्तार को लेकर के हो, चाहे मैक-मोहन रेखा को लेकर के हो, तो दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति बन गई। और आपको पता होगा 1962 में इंडो चाइना युद्ध हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने शांति वार्ता की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो उसके बाद दोनों देशों के सैनिकों द्वारा अपनी सीमाओं पर युद्ध होने लगे, अपनी अपनी सीमाओं पर। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत की सीमाओं पर पूरी तरीके से आक्रमण कर लिया, जिसमें भारत चीन युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा, जिसके दौरान चीन ने भारत के अधिकांश क्षेत्र पर युद्ध के द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ठीक है, तो 1962 का युद्ध हो गया। अब हम इसी चरण को आगे बढ़ाते हैं, अच्छे संबंधों के प्रति प्रयत्न। युद्ध तो हो चुका था और भारत को इसमें हार मिल चुकी थी। तो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इन दोनों देशों को अपने आपसी संबंध बढ़ाने की आवश्यकता हुई। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई दो देशों के बीच युद्ध हो गया और हार के बाद दोनों देश शांति से बैठे हैं। एक देश दूसरे देश पर अपनी व्यापारिक आवश्यकताओं या आर्थिक क्रियाओं के लिए निर्भर जरूर होता है। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे से संबंध बनाने की आवश्यकता थी। जिसके दौरान 1976 में दोनों देशों के राजदूत अपनी अपनी सीमाओं पर मिले और उन्होंने अच्छे संबंधों के लिए वार्ताएं की। 5वां पॉइंट है भारत चीन संबंध का संयुक्त कार्यकारी समूह की स्थापना। 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन की यात्रा पर गए, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों में सीमा संबंधी विवादों का उचित समाधान ढूंढना था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि संयुक्त कार्यकारी समूह की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, जिसका जो प्रतिनिधित्व था भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया और भारत चीन संयुक्त कार्यकारी समूह की स्थापना हो गई। तो छठा पॉइंट देखें हम, इसी से संबंधित महत्वपूर्ण समझौते क्या हुए फिर। सितंबर 1993 में भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव चीन गए। नवंबर 1993 चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन भारत आए और इस दौरान दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते किए गए। और इसका मुख्य कारण था कि जो युद्ध हुआ था उसके बाद दोनों देश अपने अपने आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना चाहते थे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत और चीन के जो संबंध थे वो काफ़ी उथल पुथल वाले रहे। पहले हमने पढ़ा पंचशील का सिद्धांत, फिर हमने देखा मैक-मोहन रेखा, तीसरा पॉइंट हमने देखा 1962 का चीनी आक्रमण या भारत और चाइना का जो भयंकर युद्ध हुआ था वो, जिसमें चाइना ने क्या किया था, भारत की जो सीमा थी, क्षेत्रीय सीमा, उस पर अपना अधिकार या कब्जा स्थापित कर लिया था। उसके बाद युद्ध की जब समाप्त हो गया तो दोनों देशों ने अच्छे संबंधों के लिए काफ़ी प्रयास किए। फिर हमने देखा इन्हीं प्रयासों के क्रम में 1962 में ही अच्छे संबंधों के लिए काफ़ी कोशिशें की गई। उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में 1988 में संयुक्त कार्यकारी समूह की स्थापना की गई और 1993 से लेकर के 1995-96 तक कई सारे समझौते किए गए, जिनका प्रतिनिधित्व उस समय के जो 93 में जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर नरसिम्हा राव, उन्होंने किया। ठीक है, तो शुरुआत से ही भारत और चाइना के जो संबंध है वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, जिसका हमको आज तक परिणाम देखने को मिलता है। इससे अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे।